अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। शराब घोटाले में ईडी ने जो नई चार्जशीट दाखिल की है उसमें 38 आरोपियों का नाम है। इसमें 37वें नंबर के आरोपी के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम दर्ज है और 38वें आरोपी के रूप में आम आदमी पार्टी का भी नाम दर्ज है। सोचिए, जो पार्टी और नेता राजनीति बदलने आए थे उनकी हालत यह हो गई कि देश में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाकर उसका नाम चार्जशीट में डाला गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्हें गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं। इस वजह से पार्टी के हर काम के लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया था। शराब घोटाले के आरोपों के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने 17 मई को दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 12 जुलाई का प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल के 11 बार बयान दर्ज किए गए और वो कई बार सवालों के गोलमोल जवाब देते दिखे और जानकारी छिपाने की कोशिश की। इधर केजरीवाल का जेल से छूटना मुश्किल लग रहा है, उधर उनकी पार्टी धीरे धीरे टूटनी शुरू हो गई। केजरीवाल की पार्टी के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से एक नेता राजकुमार आनंद तो केजरीवाल सरकार में मंत्री थे और कुछ महीने पहले ही मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी में गए थे और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार आनंद के साथ ही छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेद सिंह फोगाट ने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी जो लोग एक वक्त पर केजरीवाल के साथ होते थे अब वो केजरीवाल से दूर जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, विधायक ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, पार्षद ने ज्वाइन कर ली बीजेपी एक ही दिन। सुनिए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन नेताओं ने क्या कहा। जब मैं दिल्ली का मंत्री बना, मैंने बहुत मेहनत की। सब लोग जानते हैं कि मैंने कितने काम किए, लेकिन फिर भी जो मेरी विश लिस्ट होती थी उसमें हमेशा दलितों के काम होते थे, उसमें हमेशा कमजोरों के काम होते थे। और जब जब मैं उस विश लिस्ट को अरविंद केजरीवाल को दिखाता था वो कन्नी काटने लग जाते थे। वो दलितों का काम करने में कोताही बरतते थे और दलितों का काम करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। यानी केजरीवाल के लोग न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का दलितों से कोई लगाव ही नहीं था। वो केजरीवाल दलितों के मामले में कन्नी काटते थे। यानी केजरीवाल जेल में है और यहां पार्टी का अलग ही हिसाब किताब बैठा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी को ताने देने वाली कांग्रेस की वो वॉशिंग मशीन जो आपने नहीं देखी। कांग्रेस की वॉशिंग मशीन से निकल आया राहुल का असली चेहरा क्या, अब इसका चार्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और ये 99 सीटें भी भयंकर तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाकर हासिल हुई थी। मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे, मोदी जीते तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस ने यह भी नैरेटिव खड़ा किया कि बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं को डराती है, बीजेपी दूसरी पार्टी के नेता विधायकों को खरीदती है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कांग्रेस ने कह दिया था। आप देखिए, वो आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये लोग एक वॉशिंग मशीन उठा के लाए थे और कहते थे कि ये देखिए ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसमें जो जाता है वो साफ हो जाता है। तो ये कांग्रेस ने चुनाव के वक्त किया था। ये आपको याद दिला रहा हूं, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता वॉशिंग मशीन दिखा रहे थे। वॉशिंग मशीन लेकर कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, कहते थे कि यह बीजेपी की वॉशिंग मशीन है जिसमें दूसरी पार्टियों के दाग धुल जाते हैं। और यह नैरेटिव पूरे इंडी गठबंधन ने चलाया कि बीजेपी दूसरे पार्टियों को तोड़ती है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया। कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक सब लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन पार्टी बता रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब वॉशिंग मशीन कांग्रेस के खेमे से भी निकल आई।
अब कांग्रेस खुद क्या कर रही है यह भी देख लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस वही सब कर रही है जिसके आरोप वो बीजेपी पर लगाती थी। संविधान और नैतिकता की बात करने वाली कांग्रेस ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में भयंकर भगदड़ मचा रखी और यह आरोप खुद बीआरएस के नेता लगा रहे हैं, के चंद्रशेखर राव। बीआरएस और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव पर कांग्रेस हमला करती रही है, करप्शन का आरोप लगाती थी। बीआरएस नेताओं को करप्ट बताती थी कांग्रेस जब बीआरएस की सरकार थी, और उसी बीआरएस के नेताओं, सांसदों और विधायकों को अब राहुल गांधी की कांग्रेस की सदस्यता दी जा रही है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस खुद वॉशिंग मशीन बन गई है। भाई आपने कहा बीआरएस एकदम करप्ट पार्टी, अब उसके लोग आप में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो आपकी वॉशिंग मशीन कहां गई फिर? क्या बीआरएस नेताओं पर लगे आरोप कांग्रेस में आकर धुल जा रहे हैं? क्या कांग्रेस बीआरएस को खत्म कर देना चाहती है जैसा वो बीजेपी के लिए कहती थी? राहुल गांधी जो बोलते हैं वो खुद क्यों नहीं करके दिखाते? क्या कांग्रेस ने बीआरएस विधायकों को खरीदा है जैसा वो बीजेपी पे आरोप लगाती थी? ये सारे आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। वैसे राजनीति में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला बहुत पुराना है और यह हर पार्टी के साथ होता है। कांग्रेस के साथ यही होता है तो वो हंगामा करती है, नैरेटिव गढ़ने लगती है कि जैसे देश में पहली बार कोई पार्टी छोड़कर नेता इधर उधर जा रहे हैं, और अब खुद बीआरएस को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप उस पर लग रहा है। यानी कांग्रेस जितने भी नैरेटिव फैला रही है उन सब की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ये सारी बातें और आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के खिलाफ जैसे जंग छेड़ी हुई है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति को बड़ा झटका तब लगा जब उसके राज्यसभा सांसद के केशव राव ने 3 जुलाई को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। केशव राव के साथ उनकी बेटी और हैदराबाद की मेयर समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में केशव राव कांग्रेस में शामिल हुए, इनकी मौजूदगी में हुए। तब इन्होंने नहीं कहा कि अरे हम तो वॉशिंग मशीन नहीं रखते हैं बॉस, वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, वहां जाइए। और राहुल गांधी बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद केशव राव ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह 5 जुलाई की रात को बीआरएस के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य 5 जुलाई को कांग्रेस में शामिल होने से पहले होटल में रुके हुए थे। उस समय तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली में थे और ये सभी रेवंत रेड्डी के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रेवंत रेड्डी को दिल्ली से आने में देर हो गई और वो देर रात हैदराबाद पहुंचे और उसके बाद बीआरएस के एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन मजाल है कि पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस से सवाल पूछ ले कि ये कौन सी वॉशिंग मशीन राहुल गांधी निकाल कर लाए हैं। उनका काम है, राहुल गांधी ने बोला बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, हां वॉशिंग मशीन सिर्फ बीजेपी के पास है। अब कांग्रेस की वॉशिंग मशीन पे कौन चर्चा करेगा? तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक बीआरएस के कितने नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, सुनते जाइए। के केशव रेड्डी पूर्व सांसद आ गए कांग्रेस में, डी नागेंद्र विधायक थे, के श्रीहरि विधायक थे, टी वेंकटराव विधायक, पी श्रीनिवास रेड्डी विधायक, संजय कुमार विधायक, काले यादव विधायक, ये सब कांग्रेस में आ गए। भानु प्रसाद एमएलसी, बसवराज सरैया एमएलसी, संदीप विट्ठल एमएलसी, एमएस प्रभाकर एमएलसी, एग्गे मल्लेशम एमएलसी, बी दयानंद एमएलसी, रंजीत रेड्डी बीआरएस नेता, सुनीता महेंद्र रेड्डी बीआरएस नेता। बॉस लाइन लगी हुई है। बीआरएस को पता नहीं चल रहा है कि आज रात में सो रहे हैं, सुबह उठेंगे तो कौन नेता कांग्रेस में मिलेगा। यह हाल है। मतलब कांग्रेस ने तेलंगाना में वॉशिंग मशीन नहीं, बड़ी वाली वॉशिंग मशीन चला रखी है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर कांग्रेस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान की सहमति से रेवंत रेड्डी ये सब कर रहे हैं। केटीआर सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके विधायकों को कितने करोड़ देकर खरीदा है। सुनिए केटीआर को, फिर बताऊंगा कि किसने राहुल गांधी को ऑस्कर देने की डिमांड कर दी है। तेलंगाना सीएम गेट्स द नॉड ऑफ एआईसीसी टू इंडक्ट मोर बीआरएस एमएलएस। मतलब एआईसीसी की अनुमति से, एआईसीसी की सहमति से, एआईसीसी की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं ये उनकी सहमति से हो रहा है। 50 करोड़ अगर कर्नाटक में दिए जाते हैं एक एमएलए बदलने के लिए, जो कि सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, तो अब तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हो? एक एक एमएलए खरीदने के लिए कितना पैसा दे रही है कांग्रेस पार्टी? 50 दे रही है, 100 करोड़ दे रही है, कितना मिल रहा है ये एमएलएस को
ये भी बताना पड़ेगा। बात इतनी भर नहीं है कि कांग्रेस बीआरएस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। यहां कांग्रेस का दोहरा रवैया भी सामने आ रहा है। कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या अंतर है, वो दो मुद्दों से आपको बताता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि वो संविधान में संशोधन करेंगे जिससे दल बदल करने वाले अपने आप अयोग्य हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसके ठीक उल्टे काम कर रही है और अब तक बीआरएस के 25 नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवाया है। 25 बॉस। अब कांग्रेस का वॉशिंग मशीन कितनी ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहा है, कोई सवाल पूछेगा? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष का ना होना दुर्भाग्य है, और अब तेलंगाना के डिप्टी सीएम बीआरएस से नेता प्रतिपक्ष लेने का इशारा कर रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े दावे राहुल गांधी करते थे वो अब सिर्फ दावे थे, उनका कांग्रेस की राजनीति से कोई मतलब नहीं। और इसलिए बीआरएस कह रही है कि राहुल गांधी गजब की एक्टिंग करते हैं। एक तरफ संविधान लहराते हैं, दूसरी तरफ बीआरएस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, ये बीआरएस के नेता कह रहे हैं। सुनिए बीआरएस के नेता को। फिर दल बदल पर कांग्रेस का इतिहास भी बताऊंगा। जो लोग वॉशिंग मशीन लहरा रहे थे चुनाव में, उनका वर्तमान वॉशिंग मशीन का नहीं है, उनका इतिहास भी वॉशिंग मशीन का है। वो इतिहास भी याद दिलाऊंगा, पहले अभी वाली बात सुनिए। एक तरफ आप बताते हो, कहते हो कि अगर हम जीत के आते हैं इंडिया अलायंस तो इमीडिएटली हम 10th शेड्यूल को अमेंड करेंगे और जो भी एमएलए दल बदलेगा उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। पर सेम स्टेज पे आप 3 बीआरएस एमएलएस को बिठा के अगर एक्टिंग करते हो तो ये तो ऑस्कर लेवल एक्टिंग हो गई ना। इसलिए मैं कहता हूँ राहुल जी को नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिलनी चाहिए, और नाटू को मिला था इससे पहले, इस बार ऑस्कर को नॉमिनेट करना चाहिए राहुल गांधी जी को। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस जिस तरह से बीआरएस विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करवा रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, यह भी देखिए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 64 सीटें मिली थी और बीआरएस को 39 119 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 का है। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन विधायकों के टूटने का डर भी था। शायद इसलिए अब कांग्रेस बीआरएस विधायकों को अपने साथ लाकर नंबर बढ़ा रही है। इसी साल सिकंदराबाद छावनी सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी। अब बीआरएस के 6 विधायकों के आने से कांग्रेस की संख्या 71 तक चली गई। बीआरएस का कहना है कि वो दल बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा स्पीकर से लेकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यानी आने वाले समय में तेलंगाना में यह मुद्दा सेंटर पॉइंट रहेगा। तेलंगाना के अलावा भी कई राज्यों में दूसरे दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। इसी साल अप्रैल में हरियाणा में जेजेपी के विधायक समेत 50 नेता कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन यह कोई वॉशिंग मशीन हुई बॉस। इसी साल मार्च में कर्नाटक में मंत्री रहे बीजेपी नेता और 2 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन किसी ने कांग्रेस से नहीं पूछा कि आपकी वॉशिंग मशीन बॉस कहां से आई। मार्च 2024 में ही झारखंड बीजेपी विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन इकोसिस्टम इसको वॉशिंग मशीन की धुलाई नहीं मानता। मई 2024 में हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस में चले गए। पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश में 3 बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करना राजनीतिक पुण्य का काम है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए वॉशिंग मशीन लगती है। यह है नैरेटिव। कांग्रेस आज जो तेलंगाना में कर रही है, उसी तरह से कांग्रेस कई बार दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपने साथ ला चुकी है। दल बदल कराने का कांग्रेस का इतिहास है बॉस। जो उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और कांग्रेस के सहारे महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, क्या वो ये भूल गए कि कांग्रेस ने उनके पिता बाल ठाकरे के साथ क्या किया था? 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 288 में से 141 सीटें मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस आराम से बहुमत की सरकार चला रही थी, लेकिन 1991 में शिवसेना के तत्कालीन नेता छगन भुजबल ने 16 विधायकों के साथ पार्टी तोड़ दी। छगन भुजबल ने अपनी पार्टी को शिवसेना बी का नाम दिया। शिवसेना के 2 सांसद भी पार्टी छोड़कर छगन भुजबल के साथ आ गए। उसके बाद छगन भुजबल इन सभी विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस में चले गए। शिवसेना को तोड़ने का दिमाग शरद पवार का माना जाता है, जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे और केंद्र में रक्षा मंत्री थे। यानी आज शिवसेना टूट गई तो नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन है। जब कांग्रेस से जुड़ने के लिए छगन भुजबल ने शिवसेना तोड़ी थी, तब क्या फर्क पड़ता था? तब तो यह पॉलिटिक्स थी ना। यानी उस समय कांग्रेस सरकार को कोई खतरा भी नहीं था, पूर्ण बहुमत भी था, उसके बाद भी शिवसेना तोड़ दी गई थी।
दल बदल का सिलसिला नया नहीं, काफी पुराना है और इसमें कांग्रेस का योगदान तो सबसे ज्यादा है। दल बदल के लिए आया राम गया राम का मुहावरा आपने सुना होगा, और यह मुहावरा भी कांग्रेस नेता की वजह से ही चर्चा में आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम गया लाल है, और गया लाल ने दल बदल की वो मिसाल कायम की जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। गया लाल की वजह से ही दल बदलुओं के लिए आया राम गया राम की बात कही जाती है, और गया लाल ये सब कर चुके थे 1967 में हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव के बाद। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, 1967 में पहले चुनाव हुए। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को 81 में से 48 सीटें मिली, जनसंघ को 12 और स्वतंत्र पार्टी को 3 सीट मिली। चुनाव में 16 निर्दलीय भी जीतने में सफल रहे। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। 10 दिन के अंदर ही कांग्रेस के 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के 12 विधायकों ने हरियाणा कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई। इन विधायकों में गयालाल भी शामिल थे, जो हसनपुरा से विधायक थे। बाद में ये सभी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के साथ यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यूनाइटेड फ्रंट में जाने के कुछ देर बाद ही गयालाल कांग्रेस में वापस आ गए, लेकिन 9 घंटे के बाद ही गयालाल वापस यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कुछ दिन बाद गयालाल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह गयालाल को चंडीगढ़ लेकर आए। वहां राव बीरेंद्र सिंह ने ही कहा कि गया राम अब आया राम है। तो ये जो आप सुनते हैं कि गया राम आया राम, ये कांग्रेस के गया राम जी की वजह से आया है। ये तो हाल हुआ करता था नेताओं का, जो दिन में कपड़े के हिसाब से पार्टी चेंज किया करते थे। आपको कांग्रेस के दौर में दल बदल का वो इतिहास भी बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा। ये लोग वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। 1967 से 1972 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। इस दौरान सांसद विधायकों के दल बदलने की 4000 घटनाएं हुई, 4000। इतना ही नहीं, ये वो दौर था जब कांग्रेस का बोलबाला था और हर राज्य में कांग्रेस एक बड़ी ताकत थी और सरकार बनाती थी। लेकिन जहां सरकार नहीं बन पाती थी वहां क्या करती थी वो भी याद दिलाता हूं। 1967 में 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 7 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। उड़ीसा, केरल, पंजाब, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलावा यूपी, इन 7 राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी थी। कुछ ही समय में यूपी, बंगाल, पंजाब, बिहार, एमपी में सरकार ही गिर गई। कांग्रेस ने इन राज्यों के विपक्षी दलों से मिलकर इन सरकारों को गिरा दिया। इससे सत्ताधारी दलों में भयंकर दल बदल हुआ। दल बदलने वाले नेताओं ने कांग्रेस का साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल, बिहार और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। यानी कांग्रेस के पास वॉशिंग मशीन तब से है, पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन, जब देश में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं थी। बीजेपी तो दूर की बात है। आज कांग्रेस तेलंगाना में जो कर रही है वो कांग्रेस के लिए नया नहीं है। दल बदल के अलावा कांग्रेस का इतिहास सरकारें गिराने का भी रहा है। 1950 से अगस्त 2023 तक कांग्रेस ने 88 बार राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया है। जनता पार्टी की सरकार ने 22 बार राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया। बीजेपी ने इस दौरान 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और जनता दल ने 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। और राहुल गांधी संविधान लहराते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले टॉप 4 प्रधानमंत्रियों की बात करें तो इंदिरा गांधी ने 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। मोरारजी देसाई ने 17 बार, मनमोहन सिंह ने 12 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और पीवी नरसिम्हा राव ने 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। यानी टॉप के प्रधानमंत्रियों में बीजेपी का तो एक भी नहीं।